Good morning, students of MSc second semester. Welcome all of you in the video lecture class today. I am going to discuss about the next unit in the first paper, आर्थ्रोपोडा. इसके पहले फर्स्ट यूनिट एनिलिडा आपने पढ़ लिया था, इस पर डिस्कस लेक्चर दे दिया था. अब जो है नेक्स्ट सेकंड यूनिट में आर्थ्रोपोडा और इससे जुड़े हुए कई टॉपिक हैं जो इसमें आप पढ़ेंगे. तो इसमें देखिए सेकंड यूनिट में आर्थ्रोपोडा है. आर्थ्रोपोडा में हमें पढ़ना है लार्वल फॉर्म्स ऑफ क्रस्टेशियन, पैरासिटिज्म इन क्रस्टेशियन, रिस्पायरेशन इन आर्थ्रोपोड्स, जनरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑनिकोफोरा. इस तरह से 1 2 3 4 टॉपिक हैं जो हमें आर्थ्रोपोडा में पढ़ना है. लेकिन ये जो चारों टॉपिक हैं ये छोटे छोटे नहीं हैं बल्कि काफ़ी बड़े बड़े टॉपिक हैं. इसलिए ये एक वीडियो में ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा. इसको 2 3 4 वीडियो एक टॉपिक में लगेंगे. तो इसलिए अब यहाँ पे हमें शुरुआत करने जा रहे हैं. तो सबसे पहले जो है आर्थ्रोपोडा के बारे में जो जनरल इन्फॉर्मेशन है या जनरल स्टडी है या जनरल इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, पहले इस पर हम डिस्कस करेंगे. उसके बाद फिर जो है एक एक टॉपिक को उठाएंगे, क्योंकि ये आप जानते हैं कि ये हायर वर्टिब्रेट हायर नॉन कॉर्डेटा जो है कि ये एनिमल्स हैं. इसमें फिगर भी कई आते हैं, तो फिगर का भी जो है कि को देखते हुए डिस्कस करना है और इसके जो है कैरेक्टरिस्टिक को भी डिस्क्राइब करना है. तो आर्थ्रोपोडा जैसा कि इसका बाय नेम अगर हम देखें आर्थ्रोपोडा, तो कैसे डिराइव है इसको, फिर इससे जुड़े हुए जो है कि कुछ जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसकी चर्चा करेंगे. क्योंकि जनरल कैरेक्टरिस्टिक में, जनरल फीचर्स में ही जो बाकी टॉपिक पढ़ना है वो टॉपिक कहीं न कहीं इसमें जो है कि उसकी समरी आ जाती है. तो पहले इंट्रोडक्शन, आर्थ्रोपोडा के इंट्रोडक्शन में स्टार्ट करने जा रहे हैं. तो इसमें आप देखेंगे द फाइलम आर्थ्रोपोडा. फाइलम कौन है? आर्थ्रोपोडा है. द फाइलम आर्थ्रोपोडा ग्रीक वर्ड से बना है, डेराइव ग्रीक वर्ड. ग्रीक में होता है आर्थोस. आर्थोस मीन्स होता है ज्वाइंटेड, प्लस पोडाज. पोडाज मतलब होता है फूट. यानी ऐसे एनिमल्स जिनके जो है जो ज्वाइंट हैं, यानी उनका जो फूट है यानी अपेंडेजेस हैं, जो लोकोमोटरी आर्गन है वो जो है कि ज्वाइंटेड होते हैं. यानी एक सिंगल जो है कि एक स्ट्रक्चर नहीं होता ये, बल्कि कई स्ट्रक्चर होते हैं और सब एक दूसरे से ज्वाइंट होते हैं. तो जिसमें लोकोमोटरी आर्गन ज्वाइंट होता है जिस एनिमल में, वो आर्थ्रोपोडा के एनिमल माने जाते हैं, बोले जाते हैं. तो ज्वाइंट फूट इज़ द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ द एनिमल किंगडम. एनिमल किंगडम का सबसे बड़ा ये ग्रुप है. यानी प्रोटोजोआ से लेकर के मैमल तक जितने भी ग्रुप हैं सब में अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा अगर ग्रुप है तो वो आर्थ्रोपोडा है. यानी कि जनरल वे में हम जानते हैं कि लगभग 15 लाख जो है कि स्पीसीज़ पाए जाते हैं प्रोटोजोआ से लेकर के मैमल तक. उसमें 9 लाख 8 लाख के आसपास ये अकेले आर्थ्रोपोडा ही होते हैं. तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ा जो है कि ग्रुप ऑफ एनिमल किंगडम है. फाइलम आर्थ्रोपोडा सरपोजेस ऑल अदर्स बोथ इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स एंड इन द डाइवर्सिटी ऑफ द इकोलॉजिकल डिस्ट्रीब्यूशन. तो ये सिर्फ स्पीसीज़ के मामले में ही ये आर्थ्रोपोडा फाइलम बड़ा नहीं है, बल्कि जो है कि इंडिविजुअल की संख्या भी इसमें ज़्यादा है. यानी मेंबर्स भी बहुत ज़्यादा हैं और फाइलम के अपेक्षा. अदर बोथ इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स एंड इन द डाइवर्सिटी ऑफ द इकोलॉजिकल डिस्ट्रीब्यूशन. जब इसमें नंबर्स काफ़ी हैं, अधिक हैं, तो इसका जो है डाइवर्सिटी ऑफ देयर इकोलॉजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी इकोलॉजी में इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, इकोसिस्टम में इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी हैबिट और हैबिटेट,
के आधार पर भी ये इनमें बहुत डाइवर्सिटी पाई जाती है। ये भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं, यानी बहुत ही भिन्नता है इसमें, यानी काफ़ी कॉम्प्लेक्सिटी है अगर आर्थ्रोपोडा की स्टडी करें। दे हैव अंडरगॉन एन एडाप्टिव रेडिएशन फॉर एरियल, एक्वेटिक, टेरेस्ट्रियल एंड पैरासिटिक इन्वायरमेंट्स, फीलिंग एवरी कंसीवेबल इकोलॉजिकल निक। अब जैसा कि आपने देखा कि इसमें जो इंडिविजुअल्स भी बहुत हैं और डाइवर्सिटी भी बहुत है, तो जब है तो जाहिर बात कि आर्थ्रोपोडा से जो बिलोंग करने वाले जो एनिमल्स हैं, ये जो है कि इस नेचर में हर जगह हर तरीके से ये हैबिट और हैबिटेट भी इनका डिफरेंट होगा। तो इसलिए इनके अंदर बहुत डिफरेंट टाइप के एडाप्टिव रेडिएशन भी देखने को मिलता है। यानी ये एनिमल अपने आप को एरियल यानी हवा में रहने के लिए, हवा में उड़ने के लिए अडाप्ट किए हुए हैं। एक्वेटिक, अब पानी में भी रहने के लिए अपने आप को इन्होंने अडॉप्ट किया हुआ है, अभ्यस्त किया हुआ है। टेरेस्ट्रियल यानी ज़मीन पे, स्थल पे, ज़मीन पे भी रहने के लिए ये अपने बॉडी को, अपने बिहेवियर को, अपने नेचर को अडॉप्ट किया हुआ है। एंड पैरासिटिक इन्वायरमेंट्स, और ये पैरासाइट के रूप में, परजीवी के रूप में भी रहने के लिए अपने आप को ये अडॉप्ट किए हुए हैं, जिससे कि ये जो है इकोलॉजिकल निख में यानी इकोलॉजी में इनका जो अपना एक स्टेटस, इनका एक अस्तित्व बना रहे और ये किसी तरह से भी जो है कि हर हाल में इकोलॉजी में ये रह सकें, जी सकें, सरवाइव कर सकें। यही वो वजह है कि क्योंकि सबसे ज़्यादा एडाप्टेशन आर्थ्रोपोडा के एनिमल में पाया जाता है। आर्थ्रोपोड अपने आप को बहुत ही ग्रेट एडाप्टिव रेडिएशन शो करते हैं और ये ज़मीन पर, पानी में और हवा में उड़ने के लिए, रहने के लिए अपने आप को अडाप्ट किए हुए हैं। यही वजह है कि और अगर चारा नहीं मिलता तो फिर पैरासिटिक ये हो जाते हैं, पैरासिटिकली ये भी ये अडाप्ट कर चुके हैं। तो इसीलिए ये हर जगह रहने के लिए अभ्यस्त हैं। ये कहीं भी किसी भी हालत में ये जी सकते हैं, रह सकते हैं। यही वजह है कि इनका जो ग्रुप है ये काफ़ी बड़ा है और इसमें डाइवर्सिटी है और इसी वजह से ये काफ़ी जो है कि बड़ा ग्रुप माना जाता है। 8 लाख स्पीसीज़ हैव बीन डिस्क्राइब्ड, लगभग 8 लाख स्पीसीज़ जो है किताबों में डिस्क्राइब किए जा चुके हैं। अब तक इनके बारे में स्टडी किया जा चुका है, बताया जा चुका है। दस आर्थ्रोपोडा आर अप्रॉक्सीमेटली 80% ऑफ ऑल नोन एनिमल्स, यानी कि पूरे दुनिया में जितने भी एनिमल्स अब तक जो है जाने गए हैं, स्टडी हुई है, उसमें से 80% जो है ये अप्रॉक्सीमेट लगभग 80% आर्थ्रोपोडा ही है। तो ये आर्थ्रोपोडा ही 20% में बाकी प्रोटोजोआ से लेकर के मैमल तक के एनिमल्स पाए जाते हैं। तो जितने भी स्पीसीज़ की एनिमल की स्टडी हो चुकी है उसमें 80% जो है कि आर्थ्रोपोडा की ही स्टडी हुई है। यानी इस तरह से मिला जुला के हम देखते हैं आर्थ्रोपोडा के इंट्रोडक्शन में कि कितना बड़ा ये ग्रुप है और ये हर जगह अपने आप को अडाप्ट जो है कि किए हुए हैं, हर जगह रहते हैं, इसलिए इनकी संख्या भी ज़्यादा है और इनमें डाइवर्सिटी भी ज़्यादा है। तो इसलिए इनके जो है कि जो टॉपिक्स आएंगे, हम जो पढ़ेंगे, वो भी जो भी काफ़ी पिक्यूलियर हैं, बहुत ही जो है कि कॉम्प्लेक्स हैं और इनको समझने में भी थोड़ी मशक्क़त करनी पड़ती है। आगे हम इसकी चर्चा को, इसके डिस्कस को आगे बढ़ाते हैं। आर्थ्रोपोडा आर बाइलैटरली सिमेट्रिकल। आर्थ्रोपोडा कैसे होते हैं? इनकी जो बॉडी होती है वो दोनों तरफ से यानी राइट और लेफ्ट, दाएं और बाएं, लैटरल साइड से, दोनों तरफ से एकदम सिमेट्रिकल होते हैं, समान होते हैं। यानी जैसे लेफ्ट साइड में होती है बॉडी, उसी तरह लेफ्ट और राइट में भी होती है। यानी बाइलैटरल, दोनों साइड में इनकी बॉडी बराबर होती है, समान होती है, सिमिलर होती है। और क्या लक्षण इसमें? मेटामेरिकली सिगमेंटेड मेटाजोआ, और ये मेटामेरिकली, अभी मेटामेरिज्म आपने पढ़ा, तो इनकी बॉडी जो है कि मेटामेरिकली सिगमेंटेड है, यानी इनकी बॉडी ज्वाइंट सभी ऊपर बना। आर्थ्रोपोडा का मतलब ही होता है कि इनकी जो अपेंडेजेज हैं ज्वाइंट होते हैं, यानी सिर्फ अपेंडेजेज ही नहीं, इनकी बॉडी भी ज्वाइंटेड दिखाई देती है, लगता है कि मेटामेरिक यानी सिगमेंटेड है। तो ये बहुकोशिकी यानी मेटाजोआ मतलब कि मैनी सेल्स, दे हैविंग मैनी सेल्स इन देयर बॉडी।
तो बहुकोशिकीय भी होते हैं, उनकी बॉडी मेटामेरिकली सेगमेंटेड होती है। देयर मेटामियर्स आर नॉट एलाइक बट आर स्पेशलाइज्ड। अब यहाँ मेटामेरिज्म की बात करें तो इनमें जो मेटामियर होते हैं यानी जो सेगमेंट होते हैं वो एक तरह के सभी नहीं होते हैं, एक समान नहीं होते, बल्कि ये स्पेशलाइज्ड होते हैं, अलग अलग तरह के होते हैं। यानी कि जॉइंट में कुछ है, एब्डोमेन में कुछ है, हेड रीजन में कुछ है। इस तरह से इनके जो सेगमेंट है मेटामियर से वो स्पेशलाइज्ड होते हैं, विशेष कहीं कहीं के अलग अलग स्पेशल टाइप के होते हैं बॉडी में। एंड देयर नंबर इज जनरली फिक्स्ड। और इनके जो सेगमेंट होते हैं मेटामियर्स होते हैं बॉडी के वो फिक्स होते हैं, ये नहीं कि रेगुलर हों, किसी में कम किसी में ज़्यादा हों। जैसे प्राण है, प्राण में अगर जितने सेगमेंट की बॉडी है उतने सेगमेंट में हर प्राण में पाया जाता है, ऐसा नहीं किसी में कम है किसी में ज़्यादा है। आइदर ऑल और सम सेगमेंट्स बियर पेयर्ड अपेंडेजेस। आइदर ऑल और सम सेगमेंट्स बियर पेयर्ड अपेंडेजेस। इनमें जो अपेंडेजेस होते हैं, कुछ ऐसे सेगमेंट होते हैं जिस सेगमेंट में अपेंडेजेस यानी लोकोमोटरी आर्गन पाए जाते हैं वो पेयर में होते हैं, डबल। यानी लेटरल साइड में जैसा होगा वैसे वेंट्रल साइड में होगा, जैसा राइट साइड में वैसा लेफ्ट साइड में। तो इस तरह जितने पेयर अपेंडेजेस जो है कि लेफ्ट में होंगे उतने ही अपेंडेजेस जो है कि लेफ्ट में होंगे, राइट में होंगे, दोनों होंगे। एट लीस्ट वन पेयर ऑफ अपेंडेजेस फंक्शन एज जाज। और इसी में जो है कि एक पेयर जो इसका जो अपेंडेजेस है बॉडी का जो सेगमेंट है और उसी में इसके जो है कि जो है उसका जो स्ट्रक्चर है और इस तरह का उनका फंक्शन है जो जबड़े जैसा काम करता है। एट लीस्ट वन पेयर ऑफ अपेंडेजेस फंक्शंस एज जा। यानी उसी में से एक पेयर जो अपेंडेज है वो क्या करता है, जा जैसा, जबड़े जैसा काम करता है। द हेड इज़ वेल डेवलप्ड। इनमें जो है जो सर होती है, सिर, हेड जो है काफ़ी अच्छा डेवलप होता है आर्थ्रोपोडा के अंदर। द साइजोसिलिक सीलोम इज़ मच रिड्यूस्ड एंड रिप्लेस्ड बाई पेरीविसरल हीमोसिलोमिक विच इज़ फिल्ड विथ ब्लड। यानी इसमें जो है कि साइजोसिलोमिक फिलोम जो है सीलोम, साइजोसिलिक सीलोम नहीं पाया जाता, ये रिड्यूस होता है, यानी कि ये रिप्लेस हो चुका होता है। और इसमें जो सीलोम पाया जाता है वो जो होता है पेरीविसरल हीमोसिलिक होता है, हीमोसिलिक। यानी इसका जो है कि पेरीविसरल इंटरनल रीजन में सीलोम पाया जाता है और हीमोसिलिक होता है। हीमोसिलिक होने का मतलब कि इसके अंदर ब्लड भरे होते हैं, ब्लड फ्लूइड जो है भरा होता है। तो साइजोसिलोमी के अपेंडेजेस सीलोम ना होकर बल्कि इसमें पेरीविसरल सीलोम पाया जाता है। वो भी पेरीविसरल सीलोम जो है कैसा होता है, हीमोसिलिक होता है, जिसके अंदर इज फिल्ड विद ब्लड से भरा होता है वो हीमोसिल। सर्कुलेटरी सिस्टम इज़ ऑफ ओपन टाइप। इसमें जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो ओपन टाइप का, क्योंकि हम जानते हैं कि जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो दो तरह का होता है, क्लोज टाइप होता है, एक ओपन टाइप होता है एनिमल्स में। लेकिन आर्थ्रोपोडा में जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो ओपन टाइप का है। सीलोम इज रिप्लेस्ड बाय हीमोसील बिकॉज ये हाइड्रोलिक टर्जिसेंस ऑफ द बॉडी वॉल इज नो लार्जर नीडेड। अब इसमें जो इसका जो सीलोम है वो साइजोसिलिक ना होकर के न रह के बल्कि हीमोसिलिक है, हीमोसील है। यानी सीलोम जो है कि हीमोसील में बदल चुका है आर्थ्रोपोडा में। इसके पहले के एनिमल में जो है कि वो साइजोसिलिक सीलोम होता था, लेकिन अब ये थोड़ा इससे एडवांस हुआ जैसे एनिलिडा से आगे, तो इसमें जो है जो हीमोसील है वो जो है हीमोसील है। क्यों ऐसा है? बिकॉज ए हाइड्रोलिक टर्जिसेंस ऑफ द बॉडी वॉल इज़ नो लार्जर नीड्स। यानी इसके बॉडी में बराबर लगातार जो है कि हाइड्रोलिक टर्जिसेंस की आवश्यकता नहीं है। यानी कि बहुत लंबे समय तक, बहुत देर तक, बहुत बॉडी के पूरे बॉडी में इस तरह की आवश्यकता नहीं है कि उसमें कोई फ्लूइड बहता रहे बराबर। इसके पहले जैसे एनिलिडा की हमने बात की, एनिलिडा में देखिए पूरे बॉडी में जो सीलोम पाया जाता है उसमें उसका जो बॉडी फ्लूइड है वो बहता रहता है एक स्थान से दूर। जैसे केचुआ है, केचुआ में जो टिश्यू फ्लूइड है बॉडी के अंदर वही कहीं सिकुड़ता है कहीं फैलता है, तो उससे उसमें लोकोमोशन होता है। यानी बॉडी के डिफरेंट जो फंक्शंस हैं उसी जो है वजह से होता है।
हाइड्रोलिक टर्जिसेंस होता है, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोलिक टर्जिसेंस की कोई आवश्यकता नहीं है। यानी इसके बॉडी में फ्लूइड या बॉडी टिश्यू फ्लूइड जो है कि बराबर बहते रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके पहले जो एनिमल्स हैं जैसे एनिलिडा में, तो वहाँ ज़रूरत थी, इसीलिए यहाँ पे जो इसका सीलोम है वो हीमोसील में बदला हुआ होता है। एंड ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ रिडक्शन ऑफ सीलोम इज़ द लॉस ऑफ नेफ्रिडिया। और जब सीलोम में रिडक्शन हुआ यानी सीलोम के स्ट्रक्चर में बदलाव आया, इसमें बदलाव है, तो उसी को देखते हुए इसके अंदर जो नेफ्रिडिया, क्योंकि अभी एनिलिडा में नेफ्रिडिया आपने पढ़ा, तो इसमें जो नेफ्रिडिया जो है बदला हुआ है, यानी नेफ्रिडिया जो है कि का लॉस हुआ है, यानी डीजनरेट, यानी पहले की तरह जैसे नेफ्रिडिया हमने पढ़ा था एनिलिडा में, उस तरह का नेफ्रिडिया इसमें नहीं पाया जाता, लॉस ऑफ नेफ्रिडिया कि। और लॉस ऑफ नेफ्रिडिया इसलिए देखने को मिलता है क्योंकि सीलोम में, यहाँ के बॉडी में, इसके बॉडी में सीलोम में परिवर्तन हुआ है, तो नेफ्रिडिया नहीं है, क्योंकि नेफ्रिडिया जो है कि एनिलिडा में हमने देखा कि वो रिप्रोडक्टिव फंक्शन में और एक्सक्रीटिव फंक्शन में भाग लेते हैं, तो यहाँ जो है उस तरह की ज़रूरतें नहीं है। माना कि एक्सक्रीशन यहाँ भी हो रहा है, रिप्रोडक्शन यहाँ भी हो रहा है, लेकिन यहाँ पे उससे जो है कि एडवांस कंडीशन देखने को मिलता है। ट्रू नेफ्रिडिया आर एब्सेंट, यानी इसमें ट्रू नेफ्रिडिया नहीं देखने को मिलता, ट्रू नेफ्रिडिया एब्सेंट होता है। बट सीलोमोडक्ट्स एक्ट्स एज गोनोडक्ट्स, और यहाँ पे जो सीलोमोडक्ट पाया जाता है वो गोनोडक्ट का काम करता है। सीलोमोडक्ट जो है, सीलोमोडक्ट की चर्चा एनिलिडा में भी हुआ था, लेकिन वहाँ सीलोमोडक्ट का काम कुछ और था, लेकिन यहाँ भी सीलोमोडक्ट जो पाया जाता है, नेफ्रिडिया तो नहीं है, एब्सेंट होता है, लेकिन सीलोमोडक्ट पाया जा रहा है, लेकिन सीलोमोडक्ट जो है गोनोडक्ट का कार्य करता है। एंड ऑफन एज एक्सक्रीटरी ऑर्गन, और अक्सर इसका जो कार्य है, मतलब जो मेन इसका बेसिक जो फंक्शन है वो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है ये, यानी कि सीलोमोडक्ट क्या है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, लेकिन ये गोनोडक्ट का भी काम करता है। मसल्स आर मोस्टली स्ट्रिप्ड, इसमें जो मसल्स पाए जाते हैं वो ज़्यादातर स्ट्रिप्ड हैं। स्ट्रिप्ड यानी कि स्ट्रेट नहीं है, उसमें धब्बे पाए जाते हैं, छोटे छोटे जो है कि धब्बे पाए जाते हैं, छोटे छोटे मसल्स होते हैं इस तरह के। इसमें स्ट्रेट लाइन नहीं है, स्ट्रिप्ड मसल्स हैं। मसल्स आर मोस्टली स्ट्रिप्ड, क्योंकि बॉडी सिगमेंटेड है तो हर सिगमेंट में मसल्स भी उसी हिसाब से सिगमेंटल होते हैं, छोटे छोटे पार्ट में होते हैं, इसलिए ये स्ट्रिप्ड होते हैं। दे आर सेपरेट, और सब मसल्स जो हैं हर सेगमेंट में जो है कि ये अलग अलग होते हैं, यानी अगर मसल्स को देखें तो छोटे छोटे टुकड़े में बंटे होते हैं। अनलाइक द कंटिन्यूस मसल्स लेयर्स ऑफ एनिलिडा, जबकि एनिलिडा में आपने देखा कि जो मसल्स होते हैं वो एक लेयर में होते हैं, लंबे लंबे लेयर में होते हैं, कंटिन्यू होते हैं, लगातार होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है कि एनिलिडा से डिफरेंट कंडीशन है मसल्स का। यहाँ पे मसल्स जो है कि कंटिन्यूस नहीं होते हैं, यानी छोटे छोटे पार्ट में सेपरेट होते हैं, अलग अलग होते हैं। देयर आर नो सीलिया इन द बॉडी, इनके बॉडी में सीलिया नहीं पाया जाता, जबकि एनिलिडा में हमने देखा कहीं कहीं सीलिया पाया जा रहा है। देयर इज़ एन एक्सोस्केलेटन मेड ऑफ काइटिनस क्यूटिकल, और इसके बॉडी में एक्सोस्केलेटन पाया जाता है, आर्थ्रोपोडा के बॉडी में बाह्य कंकाल पाए जाते हैं, और यह बाह्य कंकाल जो है काइटिन का बना हुआ क्यूटिकल का होता है, काइटिनस क्यूटिकल का बना हुआ एक्सोस्केलेटन होता है, हार्ड होता है। विच इज़ ऑफन थिक एंड हार्ड, ये अक्सर मोटा होता है और हार्ड होता है, कड़ा होता है। इसीलिए तो ये बॉडी के डिफरेंट इन्वायरमेंट के डिफरेंट एरिया में ये अडाप्ट करते हैं, रहते हैं, सर्वाइव करते हैं, चाहे पानी में हो, चाहे हवा में हो, चाहे ज़मीन पर हो, चाहे पैरासाइट के फार्म में हो। इसीलिए इसी जो है कि क्यूटिकल, काइटिनस क्यूटिकल की वजह से इनकी बॉडी काफ़ी जो है अडाप्ट की हुई होती है। बट इन प्लेसेस ऑन द ट्रंक एंड लिम्स, और ये जो क्यूटिकल है जो हार्ड और मोटा है, काइटिन का बना हुआ है, ये जो है कहाँ कहाँ पे देखने को मिलता है, ऑन द ट्रंक एंड लिम्स, ट्रंक पे पाए जाते हैं और लिम्ब पे पाए जाते हैं, ट्रंक और लिम्स। ट्रंक यानी कि बॉडी का मिडिल पोर्शन, लिम्ब माने जो अपेंडेजेस है। इट इज़ फ्लेक्सिबल लिम्स, इट इज़ फ्लेक्सिबल टू प्रोवाइड मूवेबल जॉइंट्स,
और ये जो है इसका एक्सोस्केलेटन है वो फ्लेक्सिबल होता है, यानी लचीला होता है, लचकदार होता है, जिससे जो है इसके जॉइंट जो हैं, बॉडी के जो जॉइंट्स हैं वो मूवेबल होते हैं, मूव करते हैं, यानी प्रोवाइड मूवेबल जॉइंट्स, यानी इनके पार्ट को, जो जॉइंट है उसको मूव करने की फैसिलिटी देते हैं। अगर फ्लेक्सिबल नहीं होगा तो वो नहीं कर पाएगा। लेकिन इसके जो एक्सोस्केलेटन है वो मूवेबल, फ्लेक्सिबल होता है, जिससे उसकी बॉडी मूव करती है, सेगमेंट मूवेबल होते हैं। द थिक क्यूटिकल हैज़ ब्रॉट अबाउट सेवरल चेंजेस। इसका जो मोटा जो क्यूटिकल होता है इसमें बहुत तरह के चेंजेस भी होते रहते हैं, यानी समय के साथ इसके जो है कि क्यूटिकल पर जो है कई तरह के परिवर्तन देखने को मिलते हैं, यानी इनके जो है कलर या ये सब चीज़ें बदल भी सकती हैं, बदलती भी रहती हैं समय के हिसाब से। क्योंकि कुछ आर्थ्रोपोड्स होते हैं जो अगर घास में पाए जाते हैं तो घास जैसे उनके हरे हरे तरह के स्ट्रक्चर बन जाते हैं। अगर सूखे लकड़ियों में पाए जाते हैं तो उनका स्ट्रक्चर जो है, कलर जो है लकड़ियों जैसा, और कलर जो है कि उसी तरह हो जाता है, ब्राउन जैसा हो जाता है, जिससे कि जहाँ भी होते हैं वहाँ उसी तरह का रंग, कलर, स्ट्रक्चर बना सकते हैं, जिससे कि कोई भी इनका दुश्मन है, एनिमी है, प्रीडेटर है, इन्हें पहचान न सके और ये छिप के रह सके और वहाँ सर्वाइव कर सकें। ये भी एक एडाप्टेटिव रेडिएशन है इनका। द थिक क्यूटिकल हैज़ ब्रॉट अबाउट सेवरल चेंजेस। इसमें काफ़ी कई परिवर्तन होते हैं। इट काजेज ए नेसेसिटी ऑफ जॉइंट इन लिम्स। और इस तरह का जो जो ज़रूरत होती है, यानी कि बदलाव की, जो चेंजेस की जो ज़रूरत होती है, वो इनके लगभग लिम्ब में यानी अपेंडिजेस में देखने को मिलता है, और जो जॉइंट में भी देखने को मिलता है, या जॉइंट ऑफ अपेंडिजेस में भी देखने को मिलता है। In order to move the hard piece of exoskeleton, the muscles are separate. In order to move the hard piece of exoskeleton, the muscles are separate. यानी कि इसके जो है कि जब इसकी बॉडी मूव करने के कंडीशन में होती है तो इसका जो हार्ड पीस ऑफ इसको एक्सोस्केलेटन होता है, क्योंकि एक्सोस्केलेटन इसका जो बाह्य कंकाल है इसका जो है कि जो हार्ड होता है और छोटे छोटे पीस में होता है। और जहाँ जहाँ इसके जो है एक्सोस्केलेटन पीस में होते हैं, हार्ड होते हैं, ठीक उसी के नीचे उतना ही मसल्स होता है। और मसल्स इसी वजह से जब जॉइंट एक्सोस्केलेटन अगर पीस में है तो इसके मसल्स भी पीस में होते हैं, यानी सेपरेट होते हैं। थिक क्यूटिकल प्रिवेंट्स ए लॉस ऑफ वाटर। यानी इसके अंदर जो क्यूटिकल जो है जो मोटा होता है बॉडी के ऊपर, इससे एक फ़ायदा ये होता है कि इनके बॉडी से वाटर का लॉस जो है कि कम होता है, नहीं के बराबर होता है। वरना अगर बॉडी का वाटर अगर लॉस हो जाएगा तो फिर ये इनका सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है, ये मर सकते हैं। यानी मोटा होने की वजह से क्यूटिकल के, और इससे वाटर का लॉस कम होता है, इसलिए अपने सर्वाइव कर सकते हैं, सूखे वातावरण में भी ये रह सकते हैं। दिस हैज़ इनेबल्ड आर्थ्रोपोडा टू इन्वेड लैंड। और यही वजह है कि ये आर्थ्रोपोडा को वाटर लॉस कम होता है, इसीलिए इनलैंड यानी कि लैंड पर, ज़मीन पर ये जो है कि अपने आप को जीवित रख पाते हैं। दे आर द रखने योग्य होते हैं, यानी ज़मीन पे ये जीने योग्य होते हैं। दे आर द ओनली इनवर्टिब्रेट्स विच हैव अडॉप्टेड टू लिविंग ऑन लैंड। यही ऐसे इनवर्टिब्रेट हैं केवल जो है कि ज़मीन पर जो है कि रहने के लिए अडॉप्टेड हैं। ऑन ए हाईली सक्सेसफुल स्केल। इनके ऊपर जो है कि इतना मोटा कवर होने के बावजूद भी, यानी कि एक्सोस्केलेटन का कवर होने के बावजूद भी जो है कि ये ज़मीन पर अपने आप को जीवित रख पाते हैं। हेंस इसी वजह से देयर आर मोर टेरेस्ट्रियल फार्म्स दैन इन एनी अदर इनवर्टिब्रेट फाइलम। यही वजह है कि इनमें जो है जितना ज़मीन पर रहने वाले प्राणी हैं उनमें सबसे ज़्यादा आर्थ्रोपोडा के प्राणी जो है ज़मीन पर पाए जाने वाले टेरेस्ट्रियल फार्म पाए जाते हैं, क्योंकि इनके ऊपर जो एक्सोस्केलेटन पाया जाता है क्यूकाइटिन का बना क्यूटिकल होता है, और इसके वजह से वाटर लॉस कम होता है। ये ज़मीन पे जो है कि अपने आप को सर्वाइव किए हुए होते हैं। और इनवर्टिब्रेट में इतने ज़्यादा किसी भी फाइनल में इतने स्पीसीज़, इतने तरह के टेरेस्ट्रियल फार्म और किसी में नहीं पाए जाते हैं, सिर्फ इसी में पाए जाते हैं। ये भी इनका जो है कि स्पेशल फीचर है, कैरेक्टरिस्टिक है। बट द प्रेजेंस ऑफ हार्ड एक्सोस्केलेटन
कवरिंग ऑफ क्यूटिकल। लेकिन इसके ऊपर जो हार्ड एक्सोस्केलेटन का जो कवरिंग है, क्यूटिकल का बना जो हुआ जो कवरिंग होता है, ये जो है हैज़ क्रिएटेड टू प्रॉब्लम्स। और इसके वजह से इससे फ़ायदे तो बहुत हैं। इसके बॉडी पे जो मोटा क्यूटिकल का काइटिन का बना हुआ क्यूटिकल का जो लेयर होता है, एक्सोस्केलेटन होता है, बाह्यकंकाल होता है, इससे फ़ायदे तो बहुत हैं, लेकिन इससे कुछ नुकसान भी होते हैं इसके। ऐसा नहीं कि सिर्फ फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, कुछ नुकसान भी है, कुछ प्रॉब्लम भी, कुछ समस्याएं भी क्रिएट होती हैं। और वो समस्याएं कौन हैं? हैज़ क्रिएटेड टू प्रॉब्लम्स, दो तरह के प्रॉब्लम थे, विच हैड टू बी ओवरकम इन द इवोल्यूशन ऑफ आर्थ्रोपोड्स। यानी कि विच हैड टू बी ओवरकम इन द इवोल्यूशन ऑफ आर्थ्रोपोड, यानी कि ये इनके अंदर जो एडाप्टेशन हुआ है, मोटा काइटिन का बना हुआ जो क्यूटिकल का लेयर है, ये इनके अंदर एक्सोस्केलेटन जो पाया जाता है, जिसकी वजह से ये हर जगह एडाप्ट कर पाते हैं, जी पाते हैं, सर्वाइव कर पा रहे हैं। तो ये जो है इनके अंदर ये जो कैरेक्टर आया, ये अचानक नहीं आ गया, बल्कि धीरे धीरे इवोल्यूशन से जय विकास होता गया और ये धीरे धीरे इनके अंदर एडाप्टेशन आता गया। यानी बड़ी मेहनत और मशक्क़त के बाद, इवोल्यूशन के बाद इनके अंदर एक कैरेक्टर आया। तो इससे कुछ नुकसान भी हैं, वो क्या है सामने देखेंगे। दे आर द प्रॉब्लम्स ऑफ ग्रोथ्स एंड लोकोमोशन। यही वजह है कि यानी इनका जो मोटा क्यूटिकल का लेयर है, काइटिन का बना हुआ जो लेयर है, इससे दो प्रॉब्लम इनके बॉडी में आते हैं। क्या प्रॉब्लम है वो दो? एक तो प्रॉब्लम्स ऑफ ग्रोथ, यानी इनकी ग्रोथ में प्रॉब्लम आती है, यानी इनका ग्रोथ जो है कि कम होता है। यही वजह है कि इनकी बॉडी बहुत बड़ी नहीं होती है, इनकी ग्रोथ जो है कि कम होती है, छोटी होती है। तो प्रॉब्लम ऑफ ग्रोथ एंड लोकोमोशन, और इनके जो है कि लोकोमोशन में भी, चलने फिरने में भी जो है कि प्रॉब्लम आती है। इसी काइटिन के बने हुए, क्यूटिकल के बने हुए काइटिन की वजह से, लेयर की वजह से दो जगह इनके प्रॉब्लम आती है, एक तो ग्रोथ में, दूसरा लोकोमोशन में। क्योंकि लोकोमोशन मतलब कि ये जो है आर्थ्रोपोड होते हैं, ये बहुत दूर दराज तक नहीं जा सकते, ये धीरे धीरे जाते हैं। लोकोमोशन तो करते हैं, लेकिन जो है कि इसमें प्रॉब्लम आती है, उनकी ग्रोथ भी कम होती है। ये पॉइंट आउट करने लायक जो है कि फीचर्स है, जिसके वजह से ये जो है ये इन्वायरमेंट में बहुत से फ़ायदे होने, क्योंकि इसी की वजह से इन्होंने इवोल्यूशन में इवोल्यूट किया और अपने आप सर्वाइव का एडाप्टिव रेडिएशन शो करते हैं। सबसे ज़्यादा एडाप्टेशन के अंदर पाया जाता है, लेकिन कुछ प्रॉब्लम भी है, यानी ग्रोथ की और लोकोमोशन की। प्रॉब्लम ऑफ ग्रोथ हैज़ बीन सॉल्व्ड। अब देखेंगे इसमें क्या ये जो ग्रोथ और लोकोमोशन में जो प्रॉब्लम आती है, इसकी समस्या का हल करने के लिए कुदरत ने, क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम जब होती है तो फिर उसको हल करने की, उसको समस्या को हल करने का भी जो है कोई न कोई रूल रेगुलेशन नेचर की तरफ से उनके पास होता है। तो एक झंझट, एक तरह से प्रॉब्लम तो होती है। द प्रॉब्लम ऑफ ग्रोथ हैज़ बीन सॉल्व्ड बाय पीरियोडिक मोल्टिंग। इनके अंदर जो ग्रोथ वाली जो प्रॉब्लम है, उसको हल करने के लिए नेचर ने इनके अंदर एक जो है कि कैरेक्टर दिया है, एक कैपेसिटी दिया है, कैपेबिलिटी दिया है। वो क्या है? पीरियोडिक मोल्टिंग की। तो समय समय पर, यानी कभी कभी ये जब इनका समय आता है, इनकी बॉडी के ऊपर से इनका जो ऊपर का जो क्यूटिकल होता है, जो यानी जो काइटिन का बना हुआ जो क्यूटिकल है, यानी जो एक्सोस्केलेटन, ये चेंज होता रहता है, मोल्टिंग यानी गिर जाता है। अब देखिए कीट पतंगे के ऊपर से इनके पंख जो है टूट के गिर जाते हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद फिर वो जम जाते हैं। फिर वो थोड़ी देर के बाद, कुछ घंटों के बाद उनके अंदर फिर जो है मोल्टिंग हो जाती है। ये मोल्टिंग हो जाती है तो फिर वो बन जाता है, यानी पीरियोडिक मोल्टिंग। यानी इनके बॉडी के ऊपर का जो केंचुल है, यानी कवर है एक्सोस्केलेटन का, निकल जाना कुछ समय के बाद, फिर बन जाना, फिर निकल जाना, फिर बन जाना। इस तरह समय समय पर जब ये ऐसा देखने को मिलता है, तो इसी को पीरियोडिक मोल्टिंग बोलते हैं। तो इसके अंदर ये ग्रोथ पैटर्न को चेंज करने के लिए मोल्टिंग पाया जाता है, पीरियोडिक मोल्टिंग। क्योंकि जब ये मोल्टिंग होता है तो जो कुछ देर के लिए, कुछ दिनों के लिए, जब ये इसका जो एक्सोस्केलेटन गिर जाता है, हट जाता है, मोल्टिंग हो जाती है, तो उसमें कुछ ग्रोथ हो जाता है। फिर जब उसके ऊपर जो ये एक्सोस्केलेटन आकर के बन जाता है, तो फिर जो है उसकी ग्रोथ रुक जाती है। इस तरह मिला जुला के बार बार जब इसमें ग्रोथ में जब बाधा आता है, तो इनकी जो है कि ग्रोथ जो होती कम होती है लेकिन कम होती है।
और इसको हल करने के लिए पीरियोडिक मोल्टिंग नेचर ने इसके अंदर बॉडी के अंदर दिया है, सो दैट द एनिमल कैन इंक्रीज इन साइज। और इसी मोल्टिंग की वजह से इनके जो है साइज़ जो है इंक्रीज़ करती है। अगर मोल्टिंग ना तो इनकी साइज़ इंक्रीज़ नहीं कर पाएगी। सो दैट द एनिमल कैन इंक्रीज़ इन साइज़, इसी वजह से एनिमल अपनी साइज़ को इंक्रीज़ करता है, बढ़ा पाता है, यानी इनकी साइज़ बढ़ती है। बिफोर द न्यू क्यूटिकल, जब तक दूसरा क्यूटिकल नहीं बनता है उसके पहले ही जो है इसके अंदर ग्रोथ हो जाती है, इनकी बॉडी इंक्रीज़ कर जाती है। न्यू क्यूटिकल बिकम्स हार्डन्ड, जब तक कि दूसरा क्यूटिकल हार्ड ना हो, हार्ड जब तक नहीं बनता है उसी बीच इनके अंदर बॉडी में ग्रोथ हो जाती है। इस तरह से इनके अंदर जो ग्रोथ वाली जो प्रॉब्लम है वो पीरियोडिक मोल्टिंग से हल हो जाता है। दूसरा जो इनके अंदर जो प्रॉब्लम होता है एक्सोस्केलेटन, हार्ड एक्सोस्केलेटन की वजह से, तो वो कैसे हल होता है वो देखेंगे। द प्रॉब्लम ऑफ लोकोमोशन वाज removed by division of the cuticle of the body and appendages to form separate plate or sclerites with thin, soft and flexible articular membranes between any two sclerites which permit bending and locomotion। अब जो लोकोमोटरी जो प्रॉब्लम है इनकी क्योंकि एक्सोस्केलेटन जैसे हार्ड होगा तो इनके लोकोमोशन में प्रॉब्लम आएगी। तो इनका लोकोमोशन के लिए जो समस्या को हल करने के लिए यहाँ क्या दिया गया है, फैसिलिटी। द प्रॉब्लम ऑफ लोकोमोशन वाज रिमूव्ड बाई, कैसे रिमूव होता है, डिवीजन ऑफ द क्यूटिकल ऑफ द बॉडी, इनके बॉडी में जो क्यूटिकल पाया जाता है उसमें डिवीजन होता है, उसमें जो है कि अलग अलग जो कि पार्ट होते हैं, डिवीजन होता है। एंड अपेंडेजेस टू फार्म सेपरेट, और जो अपेंडेजेस होते हैं जैसे लोकोमोटरी आर्गन है जिनके लेग्स हैं तो वो क्या होते हैं, वो अलग अलग होते हैं, सेपरेट होते हैं। और सेपरेट होने की वजह से यानी कि जैसे उंगलियों में कई ये उंगलियां हैं, उंगलियां में छोटे छोटे जॉइंट है, जैसे हिला यानी छोटे छोटे एक यहाँ तक जॉइंट, ये जॉइंट इसीलिए ये हिलता है। उसी तरह इनके अपेंडेजेस में लेग में जो है कि अलग अलग पार्ट होते हैं, तो यानी कि वो सेपरेट होते हैं, और सेपरेट होने से वो जो है कि लोकोमोशन कर सकते हैं। तो अपेंडेजेस टू फार्म सेपरेट प्लेट और स्कलर, तो जो अलग अलग जो पार्ट होते हैं उसी को हम प्लेट या स्कलराइट्स बोलते हैं। अलग अलग सेपरेट स्कलराइट्स या प्लेट पाए जाते हैं विथ, और ये कैसे होते हैं स्कलराइट या प्लेट जो अलग अलग होते हैं, सेपरेट होते हैं, विथ थिन, पतले होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, मुलायम होते हैं, एंड फ्लेक्सिबल होते हैं, आर्टिकुलर मेम्ब्रेनस बिटवीन, और इसमें जो है कि आर्टिकुलर जो है कि मेम्ब्रेन्स लगे होते हैं, यानी वही उसी मेम्ब्रेन की वजह से ऊपर से एक झिल्ली लगी होती है। बिटवीन एनी टू स्कलर, दो स्कलराइट, जैसे दो जॉइंट है यानी उंगली की एक जॉइंट है एक जॉइंट है, दोनों जॉइंट को जोड़ने के लिए हम जो है कि अरेंजमेंट है। उसी तरह से यहाँ पे दो स्कलराइट्स को जोड़ने के लिए बीच में जो है कि मेम्ब्रेन जो काम करता है उसके आर्टिकुलर मेम्ब्रेन कहते हैं। आर्टिकुलर मेम्ब्रेन बिटवीन एनी टू स्कलराइट्स विच परमिट बेंडिंग, और इसी जो है दो स्कलराइट को जोड़ने के लिए जो काम करता है आर्टिकुलर मेम्ब्रेन, और उसी मेम्ब्रेन की वजह से जो है कि इसकी बॉडी बेंड करती है, यानी मुड़ सकती है, मुड़ती है, टर्न कर पाती है। और जब टर्न कर पाती है बॉडी करती है तो इससे इसके अंदर लोकोमोशन होता है। यानी कि अगर पूरे के पूरे बॉडी में अगर हार्ड अगर ये क्यूटिकल ही का लेयर बना रहेगा, एक्सोस्केलेटन ही रहेगा, तो उसका मूव करने में दिक्कत आती है। तो इसीलिए जॉइंटेड होते हैं, उसी मसल से जुड़े होते हैं, इसका आर्टिकुलर मेम्ब्रेन से और स्कलराइट में जो है कि बेंडिंग होती है, यानी मुड़ सकते हैं, जैसे उंगलियां ऐसे मुड़ती हैं उस तरह उनके अपेंडेजेस मुड़ते रहते हैं, और इस मुड़ने की वजह से वो लोकोमोशन आसानी से कर सकते हैं, चल फिर सकते हैं। तो इस तरह हम देखते हैं आर्थ्रोपोडा हैव इवॉल्व्ड फ्रॉम एनिलिड्स। हम देखते हैं इसके पहले एनिलिडा हमने पढ़ा, एनिलिडा फाइलम, और एनिलिडा फाइलम के बाद ही आता है आर्थ्रोपोडा फाइलम। तो आर्थ्रोपोडा के एनिमल्स जो डेराइव हुए हैं यानी वो एनिलिडा से ही इवोल्यूट किए हैं, यानी एनिलिडा से इनके अंदर जैव विकास हुआ है। एनिलिडा के ही एनिमल अपने बॉडी के अंदर जो प्रॉब्लम क्रिएशन देखते थे उसी के हिसाब से हमने बॉडी को जो है वो अडाप्ट करते करते जो है कि आर्थ्रोपोडा के फॉर्म में इवॉल्व हो गए। तो आर्थ्रोपोडा हैव इवॉल्व्ड फ्रॉम एनिलिड्स और एट लीस्ट फ्रॉम सम कॉमन एंसेस्टर,
और यही वजह है कि कहीं न कहीं कोई एक एनिलिडा का जो है एक ही एंसिस्टर है, यानी कि एनिलिडा को लिया जाए और आर्थ्रोपोडा, तो दोनों का एंसिस्टर कोई न कोई पूर्वज उनका एक ही रहा है। तो इस तरह से एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा के पूर्वज कॉमन एंसिस्टर का जो है कि एक प्रूफ मिलता है कि जिसकी वजह से ये जो है एक ही एंसिस्टर से ये डराइव हुए हैं, बने हुए हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि ये इसका इंट्रोडक्शन जो एनिलिडा का हमने डिस्कस किया, डराइव किया, इसमें जो है डिफरेंट टाइप के जो कैरेक्टरिस्टिक्स सामने आए और इससे बहुत कुछ जानकारी हो गई कि इसमें जो है किस तरह से इसमें इनके बॉडी में किस तरह का स्ट्रक्चर है, एक्सोस्केलेटन का क्या मामला है, किस तरह अरेंजमेंट है, मसल्स का क्या अरेंजमेंट है, कैसे लोकोमोशन हो रहा है, मोल्टिंग क्या है, या इनका इवोल्यूशन कैसे हुआ है, या इस तरह से हमने इसके जो है आर्थ्रोपोड क्यों कहते हैं, ये तमाम इस तरह के जो जनरल बेसिक जो जानकारियां हैं वो इस वीडियो में हमने आपको जो है कि शेयर किया, डिस्कस किया। यानी इस तरह से पूरा का पूरा जो वीडियो जो है जो आर्थ्रोपोडा का जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक है, जनरल फीचर है या जनरल एफिनिटीज़ है, इसको जो इसमें दर्शाया गया, दिखाया गया। और इंट्रोडक्शन में जब ये पूरी तरह से जब आपने देख लिया कि किस तरह से लोकोमोशन हो रहा है या इसके अंदर जनरल कैरेक्टरिस्टिक कैसे काम कर रहे हैं, तो फिर इसी के आधार पर हम जो नेक्स्ट जो टॉपिक लेकर के आएंगे तो ऑलरेडी वो बहुत आराम से हमारे समझ में आएगा, क्योंकि जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक है उसी के आधार पर जो है कि इसमें जो 2 4 5 पॉइंट दिए गए, हेडिंग्स दिए गए, जो हमें डिस्कस करना है, जो हमें पढ़ना है जो है कि, तो वो इसी पर डिपेंड करता है। तो हम कह सकते हैं देयर आर डिफरेंट हेडिंग्स दैट नेसेसरी टू स्टडी in our syllabus have depend upon the introduction of arthropoda. Just like Annelida, arthropoda also derive from the common ancestor. It means arthropods and annelids have same ancestor that have both affinities, दैट इज़ आर्थ्रोपोड एफिनिटीज़ एंड एनिलिड्स एफिनिटीज़। यानी इनके एंसिस्टर में जो इनका पूर्वज रहा होगा जिससे डराइव हुए, उनके अंदर आर्थ्रोपोडा के न्यू कैरेक्टरिस्टिक रहे होंगे, जिससे इसके अंदर एक कैरेक्टरिस्टिक आया, और उसके अंदर कुछ पुराने कैरेक्टरिस्टिक यानी एफिनिटीज़ रहे होंगे एनिलिडा के एफिनिटीज़, जिससे कि वो एनिलिडा से डराइव करके आर्थ्रोपोड वो बन सके। इस तरह से सबसे बड़ा जो ग्रेट जो है जो कैरेक्टरिस्टिक इंट्रोडक्शन में देखने को मिला, आर्थ्रोपोडा के अंदर जो है सबसे बड़ा जो कैरेक्टर वो इनके बॉडी के ऊपर एक मोटा और थिक एक एक्सोस्केलेटन पाया जा रहा है, यानी कि काइटिन का बना हुआ काइटिनस क्यूटिकल का जो लेयर होता है, ये सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक है, जिसके वजह से ये चाहे वो वाटर हो, चाहे वो एयर हो, चाहे वो लैंड हो, चाहे वो पैरासिटिक फार्म में हो, हर जगह ये जो अपने आप को अडाप्ट किए हुए होते हैं और ये हर जगह रहते हैं। यही वजह कि कहीं भी जब कहीं रोशनी होती है या बल्ब जलता है या कोई ऐसा रोशनी का प्रबंध होता है, शादी विवाह में देखिए, तो वहाँ पे इतने ज़्यादा इंसेक्ट आ जाते हैं, इतने आर्थ्रोपोड आ जाते हैं कि तरह तरह के हज़ारों किस्म के जो है कि इंसेक्ट और आर्थ्रोपोड्स वहाँ देखने को मिलते हैं। और जो है कि उनकी लाइफ स्पान भी कम होती है, क्योंकि वो मर भी जाते हैं, क्योंकि वो फोटोटैक्सिस शो करते हैं अपने बिहेवियर में, लाइट के प्रति उनके अंदर अट्रैक्शन होता है। और उसमें भी अगर हम जब देखते हैं आर्थ्रोपोड, तो डिफरेंट टाइप के जो आर्थ्रोपोड या इंसेक्ट देखने को मिलते हैं, उनके अंदर जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक हो सकती है, जो होती है, वो जो है हमने आपको बताया कि वो एक्सोस्केलेटन है। एक्सोस्केलेटन की वजह से इनके अंदर बहुत से फ़ायदे हैं, जो इसको हमने एक एक करके आपको गिनाया, बताया। और इसके साथ साथ इससे जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है, क्योंकि एक्सोस्केलेटन से बहुत फ़ायदे हैं, इनके एडाप्टेशन, रेडिएशन भी इसी वजह से शो करते हैं। लेकिन जो मुश्किलें इसके अंदर हैं कि एक्सोस्केलेटन की वजह से जो प्रॉब्लम है, वो 2 प्रॉब्लम हमने बताया, ग्रोथ और लोकोमोशन का।
और ग्रोथ और लोकोमोशन जानते हैं किसी भी एनिमल का सबसे बड़ा कैरेक्टर होता है। अगर किसी एनिमल में ग्रोथ ना हो तो फिर उसका डेवलपमेंट नहीं होगा, और लोकोमोशन नहीं हो तो वो अपने प्रीडेटर से या अपने एनिमी से वो बच नहीं सकते। लोकोमोट नहीं करेंगे, भाग नहीं पाएंगे, तो वो आखिर वो मर जाएंगे। लेकिन हम ये देखते हैं कि इनकी बॉडी जो है कि ग्रोथ भी इनके बॉडी में हो रही है, और साथ साथ लोकोमोशन भी इनके अंदर देख कहाँ जब भी कहीं कोई बल्ब या इस तरह की रोशनी का प्रबंध होता है, वहाँ पे कोई इंसेक्ट दिखाई तो नहीं देता, लेकिन न जाने कहाँ कहाँ से इतने जो है चले आते हैं। यानी लोकोमोशन का ही कमाल है कि वो माइग्रेट करके लोकोमोशन करके वो जो है वहाँ पहुँचते हैं। यानी कि इसी एक्सोस्केलेटन की वजह से जो इनके अंदर प्रॉब्लम है, और उस प्रॉब्लम को हल करने का भी कुदरत ने जो इनके अंदर जो मेथड प्रोसीजर दिया है, जो फैसिलिटी दिया है, जो कैपेबिलिटी दिया है, वो ग्रोथ के लिए एक पीरियोडिक मोल्टिंग दिया है, और लोकोमोशन के लिए जो है यहाँ पे जो सेपरेट प्लेट और स्क्लेराइड्स दिया है, जो छोटे छोटे सेगमेंट में यानी स्क्लेराइड में होते हैं, और जो आर्टिकुलर मेम्ब्रेन से जुड़े होते हैं, जो इनके अपेंडेजेस को मोड़ या सिकोड़ने के लिए या बेंड करने के लिए योग्य होते हैं, जिसकी वजह से एनिमल लोकोमोट भी करता है, और इस तरह से एक स्थान से दूसरे स्थान ये मूव भी कर सकते हैं और करते हैं। इस तरह से हमने इंट्रोडक्शन में डिटेल जो फीचर है इनका, जो इंट्रोडक्शन है, हमने डिस्क्राइब कर दिया। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में जो है दूसरे दिन नेक्स्ट डे हम लेकर के जब हाजिर होंगे, तो इसमें सिलेबस के हिसाब से जो है जो फर्स्ट टॉपिक होगा वो होगा लार्वल फार्म्स ऑफ क्रस्टेशियन। क्रस्टेशियन का मतलब ही आर्थ्रोपोडा, यानी आर्थ्रोपोडा के अंदर लार्वल फार्म कौन कौन पाए जाते हैं। अब आर्थ्रोपोडा में जो है कि कई ग्रुप हैं, हमने बताया कि सबसे बड़ा ग्रुप है। इसमें जो है कि जो लार्वल फार्म, क्योंकि इन लार्वल फार्म इनडायरेक्ट जो है कि ग्रोथ होती है, तो अगर लार्वल फार्म की वजह से ये अडाप्ट कर पाते हैं, तो कौन कौन से लार्वल फार्म्स हैं, इनका स्ट्रक्चर और इनका जो है कि फंक्शन, ये लेकर के हम हाजिर होंगे। तो लार्वल फार्म और क्रस्टेशियन इसको हम डिस्क्राइब करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, उसके लिए आप तैयार रहेंगे। तो इस तरह से हमने जो है कि ये फर्स्ट पेपर के सेकंड यूनिट में आर्थ्रोपोडा हमने स्टार्ट किया, और ये इंट्रोडक्शन इसका पूरा हो गया। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो है कि आपके सामने हाजिर होंगे लेकर के लार्वल फार्म ऑफ क्रस्टेशियन, उसको हम जो है डिस्क्राइब करेंगे। इसी के साथ ही ये वीडियो लेक्चर यहीं पे हम जो है कि फिनिश करते हैं। ओके।